संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। जब लोग घरों में बंद थे, कोविड का समय था, रिलैक्सेशन मिले और हम घर से बाहर निकल पाए, और वो था माउंट देव टिब्बा, जो कि मनाली। पहली बार मैं घर से बाहर निकली। लक्ष्य ऐसा था, एवरेस्ट ऐसे दिलो दिमाग में था कि ये छोटी छोटी मुसीबतें मेरे कहीं दिलो दिमाग पर नहीं आ रही थी। बेस कैंप से अगले दिन जो हमें जाना था वो दुहांगन कोल था। माउंटेनियरिंग करने का, माउंटेन पे जाने का ये मेरा पहला। जब लोग घरों में बंद थे, कोविड का समय था। आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है और मैं अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी। मेरी कोशिश थी और भगवान से प्रार्थना भी थी कि कैसे ये कोविड ख़त्म हो, या हमको कुछ रिलैक्सेशन मिले और हम घर से बाहर निकल पाए और मैं अपनी ट्रेनिंग कर पाऊँ। तो क्योंकि मुझे कहीं से ट्रेनिंग नहीं मिली, सबने मुझे मना कर दिया, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने भी मना कर दिया, तो मैंने अपने लिए ऐसे पहाड़ चुने कि जहाँ से मुझे अलग अलग तरह की ट्रेनिंग मिल जाए। तो उसमें सबसे पहला जो मेरा पहाड़ था वो था माउंट देव टिब्बा, जो कि मनाली रीजन में ही है। और जो हमारे पहले वाले गाइड थे मनु महाजन, उनसे मैं लगातार कांटेक्ट में थी और उनके पीछे पड़ी हुई थी कि मुझे पहाड़ों पर जाना है और कैसे जा सकती हूँ। क्योंकि ट्रैवल बंद था, सारी मुश्किलें थी, लेकिन अक्टूबर में भगवान ने मेरी सुन ली और थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला। रिलैक्सेशन सिर्फ इतना था कि आप आगे बढ़ सकते थे, लेकिन इंटर स्टेट बस सर्विसेज बंद थी, हवाई यात्राएं चालू थी। और पहली बार मैं घर से बाहर निकली और मैं फ़्लाइट से दिल्ली पहुंची। और दिल्ली में मुझे एक अनजान व्यक्ति के साथ मनाली पहुंचना था, और वो भी देव टिब्बा क्लाइंब करने के लिए आ रहा था। और पहली बार ऐसा था कि मैं घर से अकेली निकली और एक अनजान व्यक्ति के साथ मनाली में पहुंची हूँ। तो लक्ष्य ऐसा था, एवरेस्ट ऐसे दिलो दिमाग में था कि ये छोटी छोटी मुसीबतें मेरे कहीं दिलो दिमाग पर नहीं आ रही थी कि मैं अनजान व्यक्ति के साथ कैसे जाऊं, सुनसान रास्तों में कैसे निकलूं। तो यही बताना चाहूँगी कि हमेशा जब लक्ष्य आपका बड़ा हो तो इस तरह की छोटी मुसीबतों के बारे में अगर हम ध्यान ना दें और उसके लिए हम तैयारी रखें, तो हमारे लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यही हुआ, और मैं उनके साथ में जिनका नाम अजय कुमार है, उनके साथ मैं मनाली पहुंची। मनाली हम रात में 1:30 बजे पहुंचे, लेकिन जिस टी हाउस में हमको रुकवाया गया था वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। उतनी रात में उठ के उन्होंने हमको खाना और चाय वगैरह दी। अगले दिन सुबह हमारे जो गाइड थे मन्नू महाजन, वो हमसे मिलने के लिए आए। क्योंकि मैंने उनसे बात की हुई थी कि मुझे कहीं से ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है, तो मुझे आप ट्रेनिंग देंगे। और ट्रेनिंग का पहला पार्ट था कि आपको नॉट्स आनी चाहिए, क्योंकि वो नॉट्स हमको बहुत जगह यूज़ होती हैं पहाड़ों पर। जब आप हार्नेस बांधते हैं तो हार्नेस में आपको सेफ्टी रोप्स लगानी होती हैं, कैरेबिनर्स लगाने होते हैं, और ज़ुमार कैसे फ़िट करना है, ज़ुमार की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग उन्होंने उस दिन भर में मुझे दी और मैंने उसको सीखने की कोशिश की। जो अजय कुमार थे वो भी बेसिक कोर्स किए हुए थे, तो उन्होंने भी मुझे ट्रेनिंग दी। तो इस तरह एक पूरा दिन हमारा ट्रेनिंग में निकला और अगले दिन हम अपनी यात्रा पर निकले। मनाली से टैक्सी से हम लोग निकले, करीब वो 15 किलोमीटर का रास्ता था, और वहाँ से हम पहुँचे चिक्का, और चिक्का से हमको जाना था सेरी। और सेरी पहुँचने के लिए ज़्यादा ट्रैक नहीं था, करीब 2 से 3 घंटे का ट्रैक था। और 2 से 3 घंटे के ट्रैक के बाद हम जिस जगह पर पहुँचे, तो मुझे लग रहा था इससे और आगे जाना है, ये सिर्फ रेस्ट पॉइंट है, लेकिन वो रेस्ट पॉइंट नहीं था, वो हमारा कैंप साइट ही था। और उस दिन क्योंकि हमने करीब 3,400 मीटर तक पहुंच गए थे, करीब 1,000 मीटर हमने हाइक किया था, तो वहाँ रुकना ज़रूरी था। और वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर उनकी जो पहाड़ी लोग हैं उनकी मान्यता के अनुसार यहाँ उनके नाग देवता रहते थे। और जब हमने देखा तो वो फॉसिल के रूप में एक चट्टान है जिसमें नाग की आकृति बनी हुई है, और वहाँ पर एक बड़ा सा शेल्टर था जहाँ पर पहाड़ी जो लोग आते हैं अपनी भेड़ बकरी और घोड़े चराने के लिए, तो वो लोग वहाँ पर रुकते हैं। उनकी अगर मौसम ख़राब हो
तो वो अपने भेड़ और बकरियों को भी उसके अंदर रखते हैं, इस तरह की वो जगह थी। तो वो रात हमारी बहुत अच्छे से गुजरी। सेरी से अगला सफ़र हमारा देव टिब्बा बेस कैंप का था और वो करीब था तो 8 किलोमीटर, लेकिन उसमें लग गए 5 से 6 घंटे के करीब। और वो इसलिए लग गए क्योंकि पूरे बड़े बड़े मॉरेंस पे से आपको कूद कूद कर जाना था और कई जगह स्टीप था, कई जगह हमको नीचे की तरफ उतरना था, साइड में नदी बह रही थी, उसके साइड साइड से चलना था। तो ये सब कुछ थोड़ा टफ़ था, लेकिन काफ़ी सीखने को मिल रहा था मुझे। कई जगह हमको नदी पार करनी पड़ी, नदी का जो पानी था बहुत ठंडा था, शूज़ निकाल कर आपको नदी पार करनी है। तो ये सारा जो मुझे अनुभव मिल रहा था, जो सीख मिल रही थी, वो एक अलग तरीके की थी। बेस कैंप पहुँचे। बेस कैंप जो है वैली में था और काफ़ी चौड़ी मैदान सा था, काफ़ी बड़ा, और साइड में नदी भी बह रही थी। तो इसमें मैंने ये सीखा कि हमेशा जो कैंप होते हैं वो इस जगह पर लगाए जाते हैं जहाँ पर पानी की सुविधा हो, ताकि पीने का पानी और बाकी चीज़ों के लिए हमको पानी मिल सके। बेस कैंप पर हम लोगों ने एक पूरी दिन बिताया एक्लिमेटाइजेशन के लिए, क्योंकि अगला दिन बहुत ज़्यादा टफ़ होने वाला था। तो एक दिन हमने रेस्ट लिया। यहाँ जो मुझे प्रॉब्लम आई, जिसका कोई सलूशन नहीं बता रहा था, वो थी रोज़ जब मैं अपने ट्रैक करके वापस आती थी, अपने टेंट में सोती थी और करीब 1 डेढ़ 2 घंटे के बाद में मुझे शिवरिंग शुरू हो जाती थी। मुझे इतनी तेज़ ठंड लगती थी जो स्लीपिंग बैग में भी ख़त्म नहीं होती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रही है, और ये सिर्फ़ एक दिन नहीं थी, ये हर रोज़ मुझे हो रही थी। और ये बाद में मुझे पता चला कि जब हम ट्रैक से वापस आते हैं, अंदर स्वेटिंग हो जाती है, अंदर वाली जो लेयर है वो हमारी गीली हो जाती है, जिसको हमको तुरंत चेंज करना चाहिए। और आप जब तक शरीर गर्म रहता है उसको बदल लें और नया अपना जो इनर लेयर है वो पहन लें, तो आपको ठंड नहीं लगेगी। और ये बात मुझे किसी ने नहीं बताई, तो मैं ये बात बताना चाहूँगी। बेस कैंप से अगले दिन जो हमें जाना था वो दुहांगन कोल था, और दुहांगन कोल जो है वो एकदम कहिए 80 डिग्री पे आपको क्लाइम करना है। और आप जब नीचे आते हैं उसके तो आपको ऊपर का टॉप दिखता है कि हमें कहाँ चढ़ना है। और यहाँ से मुझे जो ट्रेनिंग मिलने वाली थी वो थी ज़ुमारिंग की, और माउंट एवरेस्ट पर ज़ुमारिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती। मैं कहूँ कि माउंट एवरेस्ट पूरा ज़ुमार के सहारे ही चढ़ा जाता है, तो मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया था। एक दिन मुझे यहाँ पर उसकी भी ट्रेनिंग दी गई और उसके बाद हम दुहांगन कोल के लिए निकले। दुहांगन कोल जो है बेस कैंप से करीब 3-4 किलोमीटर आगे है, जो कि आप ट्रैक करके जाते हैं और उसके बाद में ये टेक्निकल चढ़ाई शुरू होती है। ये टेक्निकल चढ़ाई जो है वो 5 से 6 घंटे की थी और कई जगह बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल थी, जहाँ मुझे ट्रेनिंग भी दी गई और उसी ट्रेनिंग के तहत मैं आगे बढ़ी और मैंने सक्सेसफुली दुहांगन कोल कर लिया। और जब मैं ऊपर पहुंची, सबसे ऊपर रॉक पर पहुंची, तो मुझे लग रहा था कि मैंने जो ट्रेनिंग किया है, जो मैंने अपने बॉडी के लिए स्ट्रेंथनिंग की है, या अपने हार्ट को जो मैंने ट्रेन किया है, वो सही चल रहा है। तो इस तरह हम हाई कैंप पर पहुँचे और हाई कैंप पर जो हमारे टेंट थे वो करीब 45 डिग्री के रॉक्स थे, उन पर लगाया गया था। हाई कैंप पर हमारा रेस्ट डे था, तो एक दिन और रात हम लोग वहाँ पर रुके। अगले दिन हमको कैंप 2 जाना था। ये हाई कैंप कैंप 1 कहलाता है, तो अगले दिन हमको कैंप 2 जाना था। और तभी मुझे कहा गया कि आपको अपना सारा सामान लेकर चलना होगा, जबकि अभी तक ये था कि हम सिर्फ अपना डे पैक लेकर चल रहे थे। डे पैक यानी आपका पीने का पानी, कुछ खाने का सामान, और रास्ते में अगर बारिश आ जाए या स्नोफॉल शुरू हो तो एक आपकी रेन जैकेट। तो इस तरह का हम सामान लेकर चल रहे थे और यहाँ आकर मुझसे कहा गया कि आपको अपना पूरा बैकपैक लेकर चलना होगा, जिसमें आपका स्लीपिंग बैग भी होगा, आपकी मैट होगी और आपके ज़रूरी कपड़े भी होंगे। तो ये मेरे लिए थोड़ा-सा शॉकिंग था, मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल था। क्यों? क्योंकि इसके लिए उन्होंने मुझे ट्रेन नहीं किया था और अचानक से कहा गया था। तो मैंने सोचा कि ये
टास्क भी ले ही लेना चाहिए। अगर मैंने आज यहाँ मना कर दिया तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, और हमको एवरेस्ट पर तो काफ़ी वेट लेकर जाना ही होगा, तो ये भी मेरे लिए एक ट्रेनिंग का पार्ट रहेगा। और मैंने अपनी तैयारी शुरू की। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि एक को गाइड होते हैं वो मेरा सामान उठा लें, लेकिन जो हमारे हेड गाइड थे वो बिल्कुल तैयार नहीं हुए। वो बहुत स्ट्रिक्ट थे और उनका कहना था कि अगर मैडम आपको माउंट एवरेस्ट जाना है तो ये सब आपको करना ही होगा। तो मैं तैयार हो गई। मैंने अपना बैग तैयार किया। हालांकि इन दिनों में मैंने इतना वज़न नहीं उठाया हुआ था, लेकिन मेरी अपनी प्रैक्टिस थी तो मुझे दिक्कत नहीं हुई और मैं आगे बढ़ चुकी कैंप 2 की तरफ। और कैंप 2 पहुंचने में करीब मुझे 7 घंटे लगे, क्योंकि मैं स्लो थी। पहली बार मैं बर्फ़ पर चल रही थी, तो पहली बार जब मैंने कैंपॉन पहने और उनके साथ चलना मेरे लिए मुश्किल था। शूज़ भी मेरे अपने नहीं थे, वो उन्हीं के द्वारा दिए हुए शूज़ थे। तो ये सब चीज़ों को मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा था, इसीलिए भी मैं थोड़ा स्लो थी और पहली बार इतने एल्टीट्यूड पर मैं इस तरह से चढ़ रही थी। तो ट्रैकिंग करना और माउंटेनियरिंग करना दोनों में बहुत अंतर है। इस तरह मैं कैंप 2 पहुंच गई। कैंप 2 पहुंचकर भी मैं बहुत खुश थी, और कैंप 2 में हम सिर्फ एक ही टेंट लेकर गए थे, क्योंकि वहाँ सिर्फ कुछ ही देर का हमको रेस्ट करना था और समिट के लिए निकलना था रात में। तो 5 से 6 घंटे उसी एक टेंट में हम 5 लोग रुके, और रात में करीब 3 बजे के करीब हमने समिट शुरू किया। जब हमने समिट शुरू करने वाले थे तभी मौसम बहुत ख़राब हो गया, तो लग रहा था कि शायद समिट तक नहीं जा पाएंगे, लेकिन 1-1.5 घंटे में वो ठीक हुआ और हम आगे की तरफ बढ़े। और रात में माउंटेनियरिंग करने का, माउंटेन पे जाने का ये मेरा पहला अनुभव था। एक्साइटेड थी, डरी हुई तो नहीं थी, और आगे की तरफ बढ़ रही थी। क्योंकि मेरे पास ट्रेनिंग नहीं थी तो बहुत सोच समझ के मैं अपने कदम आगे बढ़ा रही थी, और मैं अपने गाइड के साथ रोप अप थी। जब मैं देव टिब्बा के लिए आ रही थी तभी 2 दिन पहले ही वहाँ पर एक क्लाइंबर की डेथ हुई थी, जो कि गली वाला एरिया कहलाता है वहाँ पर। तो जब मेरे गाइड ने मुझसे ये कहा कि मैम ऐसा हादसा हो गया है तो आप आ रही हैं या नहीं, तो मैंने उनसे यही कहा था कि आप मेरे घर के लोगों को मत बताइए, लेकिन मैं आ रही हूँ। तो ये भी मेरे एक ट्रेनिंग का पार्ट था। वजह ये थी कि माउंट एवरेस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ ज़रूरी नहीं है कि लोग वापस आएँ या अपने साथ वाले क्लाइंबर्स को भी मरते हुए देखते हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए अगर यहाँ मैं मना कर देती तो शायद फिर मेरी ट्रेनिंग अधूरी रह जाती। तो इससे मेरी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ही मैंने इसके लिए हाँ कहा था, और मैं आगे बढ़ी समिट की तरफ। और जब मैं समिट पर करीब 10:30 बजे मैं समिट पर पहुंच गई थी, और जब मैंने अपने तिरंगे के साथ वहां पर फ़ोटो खिंचवाया, और मतलब जो मेरा अपना लक्ष्य था वो पूरा हो गया। मैं बहुत खुश थी, मेरी ट्रेनिंग अच्छी हो गई और काफ़ी चीज़ों की, नई चीज़ों की मुझे जानकारी मिली। लौट के हम करीब शाम हो गई थी हमको अपने बेस कैंप 1 पहुंचने में। रात में हम लोग इतने थके थे, पहली बार इतना लंबा मैंने क्लाइंब किया था। बीच में खाने के लिए भी मुश्किलें थी। तो इस तरह वही बिना खाए पिए, पानी तो हमारे पास था, कुछ हमारे पास एनर्जी ड्रिंक था। तो हम अपने कैंप 1 पहुँचे, खाना खाया और सो गए हम। अगले दिन हमारे गाइड ने सजेशन दिया था कि यहीं पास में नूरबू पीक है, जो कि 5300 मीटर के करीब है, तो क्या आप करना चाहेंगे? मैंने उसके लिए हाँ कहा। कारण ये था कि मैं ये जानना चाहती थी कि क्या मैं इतना 6001 मीटर का समिट करने के बाद मेरे पास कितनी एनर्जी और है कि मैं आगे बढ़ सकूं, क्योंकि एवरेज जो है वो 8850 मीटर है। तो मैंने अपने आप को टेस्ट करने के लिए अगले दिन सुबह नूरबू पीक भी की। इस तरह मैं 2 माउंटेन को फ़तह करके वापस लौट के मैंने मनाली में एक दिन रेस्ट किया, क्योंकि जैसे आप ऊपर चढ़ने के लिए अपने शरीर को तैयार करते हैं, वैसे नीचे उतरने के लिए भी आपको अपने शरीर को तैयार करना चाहिए। अचानक नीचे उतरने से आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो मैंने 2 दिन मनाली में रेस्ट किया और मैं वापस भोपाल आ गई, एक सक्सेसफुल समिट करके और बहुत सारा आत्मविश्वास लेकर अपने अगले माउंटेन के लिए, क्योंकि अगली ट्रेनिंग मुझे विदेश में किसी माउंटेन की करनी थी।
तो उसके लिए देखिए मेरा अगला एपिसोड, और जुड़े रहने के लिए अपने प्रश्न मुझसे पूछते रहिए, मैं आपको जवाब देती रहूँगी। मैं ज्योति रात्रे विश्व की उन 32 महिलाओं में शामिल हूँ जिन्होंने माउंट एवरेस्ट 55 साल या उससे अधिक उम्र में फ़तह किया है, और मैं भारत की सबसे उम्रदराज महिला हूँ जिसने माउंट एवरेस्ट के साथ साथ 5 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी भी फ़तह की है।